मंदाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज मैं लेके उपस्थित हूँ बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास को हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आधुनिक काल से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। नवजागरण युग 1957 से 1920, स्वच्छंदता युग 1920 से 1938, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अब तक अद्यतन। नवजागरण युग 1957 से 1920 अर्थात भारतेंदु युग, 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन सारे देश में एक साथ नहीं फैला, उसी प्रकार नवजागरण भी देश के किसी अंचल में पहले आया और किसी अंचल में बाद में। सबसे पहले उसका अरुणोदय बंगाल के क्षितिज पर हुआ। एस.सी. सरकार के अनुसार सन 1757 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है। इसी वर्ष प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और बंगाल के नवाबों की पराजय होती है। यद्यपि अभी बंगाल को अंग्रेजी राज में मिलाया नहीं गया था, किंतु उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सन 1818 ईस्वी में महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। वहाँ भी आधुनिक काल का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। हिंदी भाषी क्षेत्र, विशेषतः उत्तर प्रदेश में, इसी वर्ष से आधुनिक काल का समारंभ माना जाता है, यानी बंगाल के आधुनिक काल से 100 वर्ष बाद। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशकों को मानते हैं। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो आधुनिक काल ना आता। ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था, किंतु अंग्रेजी उपनिवेश ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। अनजाने ही सही नए परिवर्तन का श्रेय उसी को दिया जाता है। तो आधुनिक काल को तेजी से आगे बढ़ने का श्रेय अंग्रेजों को दिया किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी उपनिवेश अगर ना आया होता तो भारत का आधुनिक काल इतना तेजी से अग्रसर ना होता। इस संदर्भ में सन 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने एक लेख में कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया था, उसके पीछे एक निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दुष्टतापूर्ण था। पर प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य जाति एशिया की मौलिक व्यवस्था में सामाजिक क्रांति हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है? यदि नहीं तो इंग्लैंड ने जो अपराध किए हैं, इस क्रांति को लाने में वह अनजाने इतिहास का हथियार बन गए।
एशिया की स्थिर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए उसने एशियाई उत्पादन प्रणाली पर ब्यौरेवार विचार किया और गांवों की अपरिवर्तनशील और जड़ इकाई पर प्रकाश डाला। किंतु इधर उसके एशियाई उत्पादन प्रणाली का जोरदार खंडन हुआ। लोगों ने स्मृतियों से उदाहरण देकर सिद्ध करना चाहा है कि गांवों में खेतों की बिक्री होती थी, वे अपरिवर्तनशील नहीं थे। सन 1927 में चीन का कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि इस अर्थ में चीन एशियाई नहीं है। आशीष नंदी जैसे लोग मार्क्सवाद के इन विचारों में नस्लवाद और ओरिएंटलिज्म ढूंढते हैं, लेकिन इनके विचारों में स्वयं नस्लवाद है। ओरिएंटलिज्म का अंधा विरोध है। ओरिएंटलिज्म या प्राच्यविद मुख्यतः भाषा वैज्ञानिक थे। उनमें अधिकांश का दृष्टिकोण उपनिवेशवादी था, किंतु उन्हीं में विलियम जोन्स और मैक्स मूलर भी थे, जिन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के औदात्य का उद्घाटन भी किया। एडवर्ड सईद के दी ओरिएंटलिस्ट को यथावत स्वीकारा नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से देश को खोखला कर दिया, उसे जी भर कर लूटा, किंतु अपने उपनिवेश की रक्षा तथा व्यापार की समृद्धि के लिए उन्होंने कानून और व्यवस्था कायम की भूमिका नया प्रबंधन किया, रेल, तार, डाक का जाल बिछाया, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, प्रेस खोला। मार्क्स ठीक कहता है, यह सब कुछ अंग्रेजों ने अपने हित में किया, किंतु प्रकारांतर से इनसे भारतवर्ष का आधुनिकीकरण भी हुआ। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। जमींदारी और इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की खुली छूट मिल गई, वह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल गई। व्यावसायिक खेतों को बढ़ावा मिला। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कपास, पटसन, जूट और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। लोगों को नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था। जौ, गेहूं, धान के स्थान पर डर के मारे किसान नील बोते थे। इससे खाद्यान्न कम पड़ जाता था। बंगाल में इसका विरोध हुआ। चंपारण में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन भी मुख्यतः नील की खेती के विरोध में ही हुआ था। कच्चा माल विलायत भेजा जाता था और वहां से पक्के माल के रूप में बदलकर भारत के बाजार में पहुंच जाता था। इस बंदोबस्त के फलस्वरूप नए वर्ग संबंधों की सृष्टि हुई। इस रचना के शीर्ष भाग पर जमींदार, बड़े बड़े जोतदार और महाजन थे, तो अधोभाग पर छोटे छोटे किसान, सिकमीदार, खेतिहर, मजदूर आदि। इन दोनों वर्गों में सीधा संबंध नहीं था, उनके बीच अनेक बिचौलिए थे। अतः जमींदार और किसानों के बीच संवेदनात्मक संबंध निःशेष हो चुका था। सबसे ऊपर अंग्रेज बहादुर थे, जो वास्तविकता से दुगना दूर थे। आर्थिक संरचना का जो नया रूप सामने आया, वह न तो पूंजीवादी का था और न ही सामंतवादी और न ही मुगलों की पुरानी व्यवस्था की कोई कड़ी था। यह एक नया ढांचा था जिसे उपनिवेशवाद ने बनाया। टैक्स पर टैक्स लगाए, अकाल पड़े, किसानों के छिटपुट विद्रोह हुए, पर व्यवस्था अपनी जगह बनी रही। उद्योग धंधों को भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, पूरा देश गरीबी के गर्त में ढकेल दिया। इस आर्थिक संरचना से शोषण की अनेक विधियों से भारतीय नवजागरण का क्या संबंध है, इसकी चर्चा यथास्थान होगी। किंतु इस व्यवस्था से भी एक प्रकार की गद्यात्मकता आई। प्रेस और समाचार के कारण विचार स्वातंत्र्य की नींव पड़ी।
इसके माध्यम से बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ किया। यूँ प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय बैपटिस्ट मिशन के प्रचारक कैरे को जाता है। सन 1800 में लॉर्ड कैरे और मार्शमैन ने कलकत्ते में थोड़ी दूर श्रीरामपुर में डैनिश मिशन की स्थापना की। कैरे ने पंचानन कर्मकार और मनोहर की सहायता से सन 1803 ईस्वी देवनागरी अक्षरों की ढलाई की और एक प्रेस खोला। श्रीरामपुर से ही दो पत्र प्रकाशित हुए, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। देवनागरी लिपि मतलब अक्षरों की ढलाई पंचानन कर्मकार और मनोहर की सहायता से की गई। एक प्रेस भी खोला गया और दो पत्र भी निकाले गए, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। इसके बाद तो देश भर में धड़ाधड़ छापा खाने खुलने लगे और समाचार पत्र निकलने लगे। सन 1826 में हिंदी का पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। विचारों की यह स्वतंत्रता अंग्रेज अधिकारियों को सहन नहीं हुई। उन्होंने आज्ञा पत्र द्वारा उनकी स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। इसका सबसे अधिक विरोध बर्किंघम ने किया, जो स्वयं अंग्रेज था। उसके पत्र कलकत्ता जर्नल में गवर्नरों की गलत नीतियों का कड़ा प्रतिरोध छपता था। एडम ने उसे सन 1823 ईस्वी में भारत छोड़ने के लिए बाध्य करके लंदन वापस भेज दिया। इसी वर्ष एक दूसरा आज्ञा पत्र जारी किया गया, जिससे समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। राजा राम मोहन राय ने अपने मित्रों के साथ इसका डटकर विरोध किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध एक याचिका दाखिल कर दी। यह आज्ञा पत्र एक और अलोकतांत्रिक और प्रतिक्रियावादी कदम था। राजा के विरोध में वहीं जोश था तो मिल्टन के एरियोपेजिटिका में था। एरियोपेजिटिका का अर्थ होता है कि जॉन मिल्टन द्वारा 1644 में लिखा गया एक प्रसिद्ध वाद विवाद है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रभावशाली और जोरदार बचाव प्रस्तुत करता है। मतलब ये एरियोपेजिटिका एक लेख था जिसको मिल्टन लिखते थे। रमेश चंद्र दत्त के अनुसार संवैधानिक ढंग से अधिकार प्राप्त करने का आरंभ यहीं से होता है। इससे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता और अन्याय के विरोध की शक्ति आई। उपनिवेश विरोधी चेतना जागृत करने का सर्वाधिक श्रेय पाश्चात्य शिक्षा को है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में स्वीकार किया है कि भारत को अंग्रेजी शिक्षा बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई, किंतु जनता पर जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई वह भारतीय संस्कृति के कारण। इन लोगों ने स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के अतीत को खोजा। प्रारंभ में अंग्रेज इस देश के निवासियों को परंपरागत शिक्षा देना चाहते थे। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय प्रसन्न होंगे, दूसरा यह कि इससे जो नई चेतना उत्पन्न होगी वह उपनिवेशवाद को भारी पड़ेगी। अंततः दोनों बातें सच निकली। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी सरकार ने कलकत्ता मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। पहले में अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी। कलकत्ता मदरसा और
दूसरे में संस्कृत की। अरबी फारसी की पढ़ाई कलकत्ता मदरसे में और संस्कृत की पढ़ाई संस्कृत कॉलेज में। सन 1823 में कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इस समिति में कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के पक्षपाती थे, कुछ लोग विरोधी। इसी वर्ष राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखते हुए गवर्नर जनरल से अनुरोध किया था कि संस्कृत शिक्षा प्रणाली को बंद कर दिया जाए। व्याकरण की बारीकियों, वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों के 1 दर्जन वर्ष व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। ऐसे छात्र समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में एक प्रारूप तैयार किया। कुछ वाद विवाद के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय भी खुल गए। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी स्थापित हो गई। अंग्रेजी के पक्ष में अंग्रेज भी थे और देश के भद्रलोक भी, पर दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे, एक दूसरे के विरोधी। मैकाले को औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए क्लर्कों की जरूरत थी। जनता की मानसिकता को उपनिवेश के पक्ष में ढालना था। भद्रलोक को नए ज्ञान विज्ञान द्वारा जनता को बौद्धिक आधार पर अपनी वर्तमान व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाना था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सरलतापूर्वक नहीं स्वीकार किया गया। कुछ अंग्रेज विल्सन और शेक्सपियर, यानी कुछ अंग्रेज थे विल्सन और शेक्सपियर आदि देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती थे। शिक्षा समिति एक भारतीय सदस्य जगन्नाथ सेठ ने सन 1841 में कहा था, यदि हमारे उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उसके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उसे देसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरे कौन उपाय हो सकता है? मेरा दृढ़ विचार है कि यह शिक्षा भारतीय जनता के पहुंच के बाहर है, ये जगत सेठ ने कहा था। बंगाल में अंग्रेजी के प्रति अधिक उत्साह था, किंतु उसी बंगाल में सन 1838 में उदय चंद ने बंगाल भाषा में एक लेख लिखा था। उसका अभिप्राय यह था कि इस देश के लोग अपनी भाषा का अध्ययन करके ही वह समता प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे अपनी गुलामी की बेड़ियां काट सकें। बंकिम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को फालतू और विवेकानंद ऋणहीन कहते थे। यदि देसी भाषाएं शिक्षा का माध्यम रही होती तो आज देश का सांस्कृतिक राजनीतिक नक्शा दूसरा होता। अंग्रेजी माध्यम के कारण तत्कालीन भद्रलोक सामान्य जनता से कटकर अलग हो गया। अलगाव की यह प्रक्रिया अब भी किन्हीं अंशों में कायम है। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ। सन 1858 में प्रकाशित बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति से पता लगता है कि पटना के स्कूलों में इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को लोग भूतखाना समझते थे। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में अंग्रेजों के प्रति आज भी उत्साह नहीं है। जो कुछ भी हो उसने एक ऐसा मध्य वर्ग पैदा किया जिसने नवजागरण के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौतिक परिस्थितियों के बदलाव और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को मुख्यतः नवजागरण का आधारभूत कारण मान लिया गया। इस काल के महापुरुषों
जैसे राजा राम मोहन राय, गोविंद महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट पर विचार करने से उपर्युक्त सामान्यीकरण खंडित हो जाता है। इन लोगों के अतिरिक्त नारायण गुरु और महात्मा फूले आदि का पाश्चात्य शिक्षा से कोई संबंध न था। राजा राम मोहन राय, रानाडे, विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, इसलिए यह कहना कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण नवजागरण आया सही नहीं है। हाँ, अनेक कारणों में से एक कारण वह भी हो सकता है। एक कारण वह भी था, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों तथा संस्कृत शिक्षा से प्रभावित व्यक्तियों ने तत्कालीन यथार्थ और समाज के रूपांतरण को लगभग समान ढंग से ग्रहण किया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद को दैवी वरदान के रूप में देखना, जाति-पात एवं मूर्ति पूजा का विरोध आदि उनकी सामान्य विशेषताएं हैं। उनके अंतर्विरोध तत्कालीन परिवेश तथा स्वयं उनकी शिक्षा पद्धति के अंतर्विरोध हैं। अपनी मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज और रानाडे ने सन 1870 में प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज, श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1882 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये सभी लोग उच्च मध्य वर्ग के थे। विवेकानंद का भी वर्ग यही था, किंतु केरल के नारायण गुरु निम्न जाति के थे। उनका आंदोलन इझवा मतलब होता है निम्न कही जाने वाली जाति तक सीमित था। महाराष्ट्र के महात्मा फूले भी निम्न जात के ही थे। इस तरह नवजागरण का यह प्रकाश अपने अपने ढंग से सभी वर्गों में फैल गया। प्रश्न उठाया गया कि इस भारत व्यापी नवजागरण का कोई भौतिक कारण भी अथवा यह शुद्ध अधिरचना है। मार्क्सवादियों ने इस संबंध में सबसे अधिक विचार किया है। सन 1974 में राजा मोहन राय की दूसरी जन्म शताब्दी के अवसर पर सुमित सरकार और अशोक सेन ने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में लेख लिखे थे। सरकार का कहना है कि पहले मार्क्सवादी नवजागरण पर विचार करते हुए परंपरा बनाम प्रगति के संदर्भ में पश्चिमीवाद का समर्थन करते थे। परंपरा और आधुनिकता के आधार पर लिया गया यह निर्णय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण पर पर्दा डाल देता है। राजा मोहन राय का परंपरा से अलगाव अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। उन्होंने कट्टर हिंदूवादियों से समझौता किया, अंग्रेज उपनिवेशवादियों के सहयोग से परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन औपनिवेशिक पराधीनता बुर्जुआ आधुनिकता के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी। ऐसी स्थिति में जो भी आधुनिकता आई वह आधुनिकता का कैरिकेचर थी। कैरिकेचर का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का हास्यपूर्ण विकृति और अतिरंजित चित्रण, जिसमें विषय की प्रमुख विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि उपहास या व्यंग का भाव पैदा हो सके। उन्होंने प्रश्न उठाया कि तत्कालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, उत्पादन के ठहराव, किसान विद्रोह, किसानों के शोषण, वर्गों के बीच की बढ़ती हुई खाई के संदर्भ में आधुनिकता से क्या महत्वपूर्ण जुड़ता है, जिसे महत्वपूर्ण कहा जाए। अशोक सेन ने ग्रामसी का हवाला देते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में जो कुछ कहा है वह सार्थक सरकार के कथन से भिन्न नहीं।
है। उनके मतानुसार सामाजिक रूपांतरण से संबंध शक्तियों से उन बुद्धिजीवियों का कोई रचनात्मक संबंध नहीं था। बौद्धिकता के माध्यम से उस आधुनिक तत्व को प्राप्त करना जो अर्थव्यवस्था को स्वीकार नहीं था, तर्क अनुमोदित नहीं हो सकता। यह यांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत कुछ न्यूनीकृत, रिडक्शनिस्ट और नियतिवादी डिटर्मिनिस्टिक है। रिडक्शनिस्ट या न्यूनीकृत का अर्थ होता है कि किसी जटिल घटना को घटना को उसके सबसे सरल या मूलभूत घटकों में तोड़कर समझने का प्रयास करता है। इसी को रिडक्शनिस्ट कहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी इनपुट के लिए हमेशा एक ही आउटपुट मिलता है और कोई यादृच्छिकता या अनिश्चितता नहीं होती। यह बाहरी कारणों और प्राकृतिक नियमों से तय होती है और पहले से ही निश्चित होती है। प्रत्येक स्थिति में आधार और अधिरचना का तालमेल नहीं बैठता। लिनियार्दो पैगी ग्राम्सी का हवाला देते हुए लिखता है कि उसने रूस के बारे में जो कुछ लिखा है उसे वहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। जिन देशों में पूंजीवाद और उद्योगवाद शिखर पर पहुंच चुका है, उनमें सर्वदा तदनुकूल परिस्थितियां नहीं रही हैं। जहां पूंजीवाद परिपक्वता नहीं आई है, वहां भी विकास की संभावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः पारंपरिक भौतिकवाद की नई व्याख्या अपेक्षित है। इस संदर्भ में ग्राम्सी की इतालवी इतिहास पर टिप्पणियां द्रष्टव्य हैं। उन टिप्पणियों में वह इटली के रिजोर्गमेंटो आंदोलन की चर्चा करता है। इसकी तुलना उसने फ्रांसीसी क्रांति से की है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की तरह इटली के आंदोलनकारियों में वह शक्ति नहीं थी कि वे पूरी ताकत से संप्रभुता संपन्न वर्ग पर आक्रमण करते। अतः उन्हें दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व के प्रभाव में ये लोग लघु सामाजिक रूपांतरणों में लग गए। भारतवर्ष में नवजागरण से संबंध व्यक्तियों ने वही किया जो रिजोर्गमेंटो आंदोलन से संबंध लोगों ने किया। तत्कालीन निषेधात्मक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जूझने का कोई उपाय न था, किंतु अंग्रेजों के शोषण, लूट, धन अपहरण के प्रति सभी सचेत थे। कुछ लोगों के विचार से संस्कृति विचारधारा नहीं है, अतः आधार से इसका अनिवार्य संबंध नहीं है। उसकी अपनी स्वायत्तता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाज में संस्कृति का सामाजिक तथा मूल्यगत महत्व है। वाल्टर बेंजामिन ने ठीक ही लिखा है कि किसी खतरे के समय संस्कृति का रचनात्मक स्मरण होता है। तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए देशों ने अपने सांस्कृतिक जागरण को राष्ट्रीय जागरण में बदल दिया। 19वीं शताब्दी के इस नवजागरण में राष्ट्रीयता के तत्व अनुस्यूत थे, अर्थात पिरोए हुए थे। इस नवजागरण का बहुत कुछ दायित्व दो संस्कृतियों की टकराहट में अपनी अस्मिता की पहचान में है। उपनिवेशवादी अंग्रेज यहाँ की संस्कृति को हेठी की दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में भारतीय निर्मम बर्बर क्रिप्टो बारबेरियन थे। ईसाई मिशन हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। उनका उत्तर देना भी आवश्यक था। प्राच्य विद्याविदों ने भी भारत के अतीत का गौरवगान किया। इनमें विलियम जोन्स और मैक्स मूलर प्रमुख थे, पर मैक्स मूलर तत्कालीन भारत को मुर्दा देश मानता था। प्राच्य विद्याविदों, जिसको ओरिएंटलिस्ट भी कहा जाता है, का अभिप्राय उपनिवेशवादी राष्ट्रों के औदात्य का
उद्घाटन नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और उपनिवेशवादियों की प्रभुसत्ता के समर्थक थे। एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक दी ओरिएंटलिस्ट में इसको अच्छी तरह अनावृत किया है। इस देश के लोग प्रारंभ में उनसे अभिभूत हुए, पर कालांतर में उनकी औपनिवेशिक मानसिकता से परिचित हो गए। भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों ने राजा राम मोहन राय से महात्मा गांधी तक अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता की जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषद का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का, और इनके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जातिवाद का जमकर विरोध किया।